मैंने जो है कल आप लोगों को बताया भी था, और मैं जो है सीरीज लेकर आ रहा था बार बार स्पेशल एजुकेशन के कुछ क्वेश्चन को लेकर। और मैंने देखा मोस्टली लगभग 90% जो है प्रश्न बनाए गए हैं आप लोगों का डी ट्रिपल एस बी से, इतिहास से। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आप लोगों को स्पेशल एजुकेशन के हिस्ट्री के बारे में बता दूँ थोड़ा सा। तो अगर आप इस पीडीएफ को देखेंगे तो पीडीएफ को शुरुआत में आप लोगों को हिस्टोरिकल के बारे में तो बताया गया है, प्लस में साथ ही साथ वहाँ पर हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में बता दिया गया है, थोड़ा सा डेफिनेशन दे दिया गया है, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में डेफिनेशन दे दिया गया है। अगर आप देखेंगे इस पीडीएफ को तो उसमें मिलेगा ये सारी की सारी चीज़ें। बट मैं इसे ये नहीं बताना चाहता कि इतना डीप में जाने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। बट अगर आपको ये तो हालांकि ध्यान तो रखना ही है हमें कि कैसे कैसे बीमारी आती है, फिर क्षति आती है, फिर अक्षमता आती है, फिर दिव्यांगता आती है ना। तो ये तो हमें पता होना ही चाहिए। मैं एक बार थोड़ा सा ओरली आप लोगों को बता देता हूँ, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। बाकी ये चीज़ें जो है काम की नहीं है अभी के लिए हिस्ट्री में, बाकी काम की तो है ही है, हिस्ट्री में काम की नहीं है। तो हिस्ट्री जो है मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो इंट्रोडक्शन की बात होता है, परिचय की बात होता है। तो परिचय के तहत आप लोगों को आ जाता है बीमारी, क्योंकि मेरा टॉपिक परिचय को लेकर नहीं है, मेरा टॉपिक है इतिहास को लेकर। फिर बीमारी के बाद आती है क्षति, इस पीडीएफ में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अक्षमता, और यही आप लोगों को ध्यान रखना है। और उसके जस्ट बाद आपकी आती है यहाँ पर दिव्यांगता, कह सकते हैं ना, दिव्यांगता। तो ये तो एक तो पहली बात, ये क्रम याद होना चाहिए। अगर ये क्रम याद है आपको तो 1 नंबर आपको मिल गया। तय है यहाँ से कि पीआरटी स्पेशल एजुकेशन में यहाँ से एक प्रश्न आना तय है। कारण यही है कि स्पेशल एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अगर देखें तो FACP का यूज़ किया जाता है, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्राम का। तो जो स्पेशल एजुकेशन में इसे भी यूज़ किया, हालांकि MDPS भी यूज़ किया जाता है, उपनयन भी यूज़ किया जाता है, बहुत सारे टूल्स हैं, किट हैं जिसका प्रयोग में लाया जाता है स्पेशल एजुकेशन में। परंतु एक बात बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि पीआरटी में क्यों ये पूछा जाएगा चरण। रीज़न यही है कि जो है ऑटिज़म वाले बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑटिज़म से संबंधित जो है विद्यालय खोले जा रहे हैं दिव्यांगता में संबंध में। और प्लस में अगर मैं बात करूँ तो ADHD को लेकर, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इस समय जो है हाईलाइट में है। तो ये प्रश्न बनता है यहाँ से कि इनके बारे में, इनकी पहचान कैसे होगी, इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, ये ADHD आता कैसे है, ये ऑटिज़म कैसे आता है, उसके अंदर कैसे सेरेब्रल पॉलिसी आती है, कैसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट आती है। तो इन कंडीशन से होकर गुजरना पड़ता है बच्चों को। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, और ये बेसिक चीज़ें हैं स्पेशल एजुकेशन में। तो प्राइवेट हो या आपकी सरकारी की बात करूं, उन सभी चीज़ों पर अगर आपको ये पता होगा तभी आप अच्छे स्पेशल एजुकेटर कहलाएंगे। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले बीमारी होती है, फिर उसके बाद क्षति आती है, फिर अक्षमता, फिर दिव्यांगता। मैं बता चुका हूँ, और अगर आप लोग चाहेंगे तो इस हिस्ट्री पढ़ाने के बाद मैं एक बार इसके बारे में भी चर्चा कर दूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को कॉपी पेन आप लोग साथ में रखिएगा, ठीक है भाई। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं उसी की बात चर्चा करूँगा, ठीक है। और उसको मैं नोट करवा दूंगा आप लोगों को कि इसे नोट कर लीजिए। देखिए, अगर मैं ऐतिहासिक पूर्व में बात करूँ तो प्राचीन साहित्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर हम कहीं कहीं दिव्यांग व्यक्तियों, देखो जहाँ कहीं मैं विकलांग लिखा रहेगा मैं वहाँ पे दिव्यांग पढ़ूंगा, तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। ये बुक पुरानी है, अब आजकल की जो नई बुकें आ रही हैं उस बुक में दिव्यांग लिखा हुआ आता है ना। पुरानी बुकें में जो है लिखा हुआ है विकलांग लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिव्यांग व्यक्तियों तथा उनकी दशाओं का उल्लेख पाया जाता है। तो ये ऐतिहासिक समय से बात मैं कर रहा हूँ, और आपको ऐतिहासिक समय से ही सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी होगी। अगर मैं बात करूँ पश्चिमी देशों में, तो प्रागैतिहासिक काल से या उस प्रागैतिहासिक काल में दोषपूर्ण रूप से जन्म लेने वाले बच्चों को जो है समय या शैशवावस्था में ही मार दिया जाने की घटना जो है प्राप्त होती थी। तो एक बात तो आपको यहाँ से जानकारी इस तरीके से मिली कि जो प्रागैतिहासिक काल था, बहुत पुराने काल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस यहाँ से हमें कुछ डेटा मिले हैं, मतलब कुछ डेटा कह सकते हैं कि जब रिसर्चर ने खोज किया तो कुछ हमें यहाँ से जानकारी मिली कि जब उस समय में जो भी दिव्यांग व्यक्ति हुआ करता था जन्म के समय, ठीक है, उसे वहीं पर ही मार दिया जाता था, या तो फिर उसे शैशवावस्था में मार दिया जाता था। मतलब वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है संसाधन वगैरह थे भी नहीं, और जानकारी भी लोगों को नहीं थी। तो विभिन्न प्रकार के साथ, या मैं कहूँ आपसे अभद्र व्यवहार करना, ठीक है,
बहुत सारी क्रियाविधि जो है किया करते थे इनके साथ। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या हो रहा था, तो ये ध्यान रखिए कि बच्चों को मार दिया जा रहा था। तो अगर आपसे कभी आजकल जो है प्रश्न इस तरीके से बनकर आ रहा है DSSB में, TGT में बनकर आया था कथन करके, और एक बनकर आया था कारण। तो आपको कथन में इस तरीके से लिखेगा कि प्रागैतिहासिक काल में शैशवावस्था में बच्चों को मार दिया जाता था, दिव्यांग बच्चों को मार दिया जाता था, ऐसे बनेगा कथन करके। फिर आपको कारण में लिख देगा कि उनके पास विभिन्न प्रकार के साधन नहीं थे, या उनके पास जागरूकता नहीं थी, या उनके पास जानकारी नहीं थी, आज का समय रखकर आधुनिकता को रिलेट करके बता देगा। तो आपको ये बातें समझ में, अगर आपको पता होगा कि भाई प्रागैतिहासिक काल में शैशवावस्था के समय या जन्म के समय बच्चों को जो मार दिया जाता था, ऐसी घटना कहाँ से हमें मिली है, तो हमें मिली है प्रागैतिहासिक काल में। तो एक पॉइंट अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं पाषाण युग में। तो पाषाण युग जो है असामान्य मानसिक अवस्था, असामान्य मानसिक अवस्था वालों को पिशाच आधिपत्य कहा गया था। क्या कहा गया था? पिशाच आधिपत्य कहा गया था। अब देखिए, अच्छा समझ में आ रहा है ना सबको? मैं आपसे जितनी बातें बोलूँगा किसे नोट करिएगा, उसे नोट कर लीजिएगा, है ना? चलो फिर ठीक है। तो एक बात तो ये तय हो गई कि आप लोगों को पता हो चुका है कि प्रागैतिहासिक काल में जन्म के समय और शैशवावस्था के समय में बच्चों को मार दिया गया था पहले। तो दूसरी बात मैं बताने चल रहा हूँ, प्रागैतिहासिक के बाद आया पाषाण युग, और उसमें क्या हुआ, असामान्य मानसिक अवस्था वाले जो व्यक्ति, मानसिक जो है अवस्था वाले जो पिशाच थे, आधिपत्य था, हम उनको पाषाण युग में इन्हीं नाम से पुकार लेते थे कि पिशाच आधिपत्य कहते थे इनको। जैसे अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो हम उसको, वह जो व्यक्ति जो असामान्य मानसिक अवस्था में है, हम उसको एक नाम दे देते थे, और वो नाम दिया करते थे पिशाच आधिपत्य। क्या नाम दिया करते थे? पिशाच आधिपत्य दिया करते थे। ठीक है। तो एक अब यही जो बीमारी थी, एक प्रकार की, अगर जो कहा जाए एक प्रकार से दिव्यांगता जो था, ठीक है, इसी को पाषाण युग में जब ठीक करने की बात होती थी तो किस तरीके से होता था, तो वो प्रार्थना, इन्हें प्रार्थना, जादू टोना, शोरगुल, झाड़ फूंक, खोपड़ी में छेद करके ठीक किया जाता था। तो देखिए जरा यहाँ पर, और ये बात तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ, आप लोग थोड़ा इस पर विचार भी करिएगा, क्या ये चीज़ें जो हैं कारगर हुई होंगी उस समय? बताइए जरा। अच्छा आप अभी बताइए मुझे, क्या उस समय ये चीज़ें कारगर साबित हुई होंगी? हाँ या ना जवाब दीजिए, बोलिए। बिल्कुल नहीं, ये प्रश्न बनेगा आप लोगों से, ऐसे प्रश्न बनाए जाएंगे कि जादू टोना, या शोरगुल, झाड़ फूक या खोपड़ी में छेद करना, ठीक है, जिसे पिशाच आधिपत्य कहा गया था, यही पिशाच आधिपत्य को ठीक करने के लिए यह क्रियाविधि अपनाई गई थी। तो आप कह देना कि हाँ भाई ये तो सत्य है, ये अपनाया गया था। परंतु अगर किसी ऑप्शन में लिखा आ जाए ये भी कि यह कारगर साबित हुई, तो आप कहना कि नहीं साबित हुई थी। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति मान लीजिए प्रार्थना करना, या जादू टोना, या शोरगुल, या फिर उसके बाद बात किया जाए झाड़ फूक की, या खोपड़ी में छेद करके उसे कोई ठीक कर दे, तो ऐसी इम्पॉसिबल बात है। ठीक है भाई। और ये क्रिया जो विधि हो रही थी पाषाण युग में, एक असामान्य मानसिक अवस्था वाले जो व्यक्ति थे उसके परिप्रेक्ष्य में बात किया जाता था। तो जरा मुझे बताइए कि पाषाण युग में असामान्य मानसिक अवस्था वाले व्यक्ति, यानी दिव्यांगता वाले जो व्यक्ति थे, उनको किस नाम से पुकारा जाता था? नाम ऑप्शन में मिलेगा, प्रागैतिहासिक मिल जाएगा, पिशाच आधिपत्य मिल जाएगा। हाँ वेरी गुड। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ना फोकस करिएगा, हिंदी जो आप लोगों की आएगी यही सारी हिंदी आने वाली है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि थोड़ा सा कि कहाँ पर जो है इसकी हिंदी अलग आ सकती है। तो पिशाच आधिपत्य ही आएगा हिंदी में, तो आएगा। तो आगे अगर मैं बात करता हूँ तो अथर्ववेद से यह जानकारी मिलती है कि इस काल में भारत में दिव्यांगों के उपचार हेतु गर्म और ठंडे जल का प्रयोग किया गया। अब देखिए बात आ गई अथर्ववेद की। अब मैंने अब तक 3 बातें बताई आप लोगों को। पहली बात तो ये कंफर्म कर दिया कि प्रागैतिहासिक काल में क्या भाई जन्म के समय या शैशवावस्था में उनको मार दिया गया। दूसरी बात मैंने आपसे बताया कि जो दिव्यांग व्यक्ति पाषाण युग में हुआ करते थे उनको पिशाच आधिपत्य कहा जाता था।
तीसरी बात मैंने बता दिया कि भाई 50 अधिपत्य में जो व्यक्ति थे दिव्यांग, उन व्यक्तियों को ठीक कैसे किया जाता था, ये आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि अथर्ववेद में, अब देखिए अथर्ववेद में ये चीज़ें हमें जानकारी मिली है। सबसे नया वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कौन सा सबसे नया वेद है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा? आप लोग मुझे बताइए जरा। हाँ, संतोषी जी सही बता रहे हैं, ये बताइए जरा। मंजू मैडम है कि चली गई हैं? सर मैं नहीं बता सकता थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। तो देखिए यहाँ आपको मैं बताऊं, जो ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है ना, आपको पता भी होगा ये चीज़ें, है ना। और अगर मैं आपसे बात करूँ अथर्ववेद को, तो अथर्ववेद आपका कौन सा वेद माना जाएगा? नवीन वेद माना जाएगा, है ना। लेकिन जी, लेकिन मैंने तो नया कहा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं अगर आपको बता दूं, इन चारों वेद में जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इन सब वेदों में एक बार यूजीसी में प्रश्न आया था कि बताइए जरा इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा, और शायद आप लोगों ने वनडे का एग्जाम में देखा भी होगा प्राचीन युग करके प्रश्न। तो याद रखना, प्राचीन ऋग्वेद जो है कहा जाता है, वेदों का उसे ही संहिता भी कहा जाता है। हम उन्हीं वेदों में हम बात कर रहे हैं अथर्ववेद के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अथर्ववेद के बारे में बात कर रहे हैं। तो अथर्ववेद जो आता है वो प्राचीन भारत के इतिहास में ही आ जाता है, प्राचीन भारत के इतिहास में आ जाता है। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास था वो उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। तो 3 भागों में जब डिवाइड किया गया, प्राचीन इतिहास को थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, तभी आप समझ पाएंगे इस सवाल को भी। तो इसमें जो 3 भागों में डिवाइड हुआ, तो एक को बोला गया था साहित्य साक्ष्य के आधार पे। तो जो साहित्य साक्ष्य के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ वो अथर्ववेद के बारे में बात कर रहा हूँ। बताइए, आवाज़ क्लियर है मेरी? हाँ, तो जो ये प्राचीन में देखो, प्राचीन इतिहास की बात कर रहा हूँ। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बताया गया। एक था साहित्य इतिहास, मैं यही साहित्य इतिहास के बारे में यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। म्यूट हो जाइए एक बार, कोई अनम्यूट है शायद। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साहित्य के आधार पे, तो एक था वेद था, उसके बाद आया उपनिषद थे, और पुराण था, स्मृति थी, रामायण था, महाभारत थे। ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों से चर्चा करने चल रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको बताऊंगा इसी साहित्य साक्ष्य के आधार पर ही एक आता है ब्राह्मणतो साहित्य को लेकर, ब्राह्मण जैसे बौद्ध ग्रंथ को लेकर भी, और जैन धर्म को लेकर। मैं प्राचीन इतिहास की बात कर रहा हूँ। और फिर मैं आपको इसी में ही बताऊंगा आप लोगों से कि इसमें कौन कौन से ग्रंथ भी जो कि आपकी पूछे जा सकते हैं DSSB में। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है कि 3 टाइप, और मैं बात कर रहा हूँ साहित्य का साक्ष्य पर। ठीक है, यही पर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर अगर देखें तो उस समय उन बच्चों को या दिव्यांग व्यक्तियों का जो उपचार किया जाता था अथर्ववेद में, वो जो है गर्म और ठंडे जल का प्रयोग करके, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां थी, वृक्ष तथा पत्तियों का प्रयोग करके उनका उपचार किया जाता था। क्लियर हो रहा है इतनी बातें? और उन्हें विभिन्न प्रकार का योग चिकित्सा पद्धति में भी प्रयोग में लाया जा रहा था। अब मैं आपको समझा देता हूँ, मेरी बात को समझिएगा जरा ध्यान से। देखो, जो अथर्ववेद था, अथर्ववेद में क्या हुआ, दिव्यांगों का उपचार करने के लिए तो आपको एक बात तो ये तय है, पता हो चुका है कि इनका उपचार भाई ठंडे पानी या आप लोग कह सकते हैं गर्म जल से या वही गर्म पानी से इनको ठीक किया जाता था। ये बात हुई है अथर्ववेद में। और मैं बताऊं ये थोड़ा सा कारगर भी साबित हुई थी। क्यों साबित हुई कारगर? रीज़न ये था कि विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हुआ करती थी उस समय, तो उन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया था, उसका बड़ा अस्तित्व हुआ करता था पहले। आप लोगों को भी पता होगा, अब तो वो समाप्त हो गया धीरे धीरे आयुर्वेद, बट पहले ये चीज़ें थोड़ी सी काम करती थी। और आज भी जो है गाँव में कुछ जगहों पर जो है आयुर्वेदिक चीज़ें जो है चल रही हैं आज भी कुछ जगह पे, है ना, पर धीरे धीरे वो लुप्त हो रही हैं अब। ठीक है, तो जड़ी बूटियों का प्रयोग होता था, वृक्षों का और पत्तियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उस हिसाब से उन लोगों का ट्रीटमेंट कर दिया जाता था। तो ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट था। ये ट्रीटमेंट में सिर्फ उसका जैसे नहीं होता है भाई, अगर उस व्यक्ति की एपिलेप्सी आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हो पेरेंट्स को? कहते हो कि भाई जाइए डॉक्टर को दिखाइए थोड़ा,
ठीक है, चेकअप कराइए उस बच्चे को और उसका क्या करिए, ट्रीटमेंट करिए, एक प्रकार से मेडिसिन वगैरह लीजिए। तो यहाँ पर ये फ़ायदा हुआ करता था। अब ऐसा मत करिए, सोचिएगा आप लोग कि उस समय उस व्यक्ति को जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा था, तो वहाँ तक भी ये चीज़ें जो है फ़ायदा नहीं हुआ पाया। और फ़ायदा इसलिए नहीं हो पाया, कारण ये था कि उस समय इतना अच्छे से उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा था। उनका सिर्फ चिकित्सक हुआ, मतलब एक प्रकार से अगर बात किया जाए तो उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, उपचार किया जा रहा था। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अच्छा, रीज़न ये भी है कि यदि आप योगा वगैरह करवाएंगे तो आप सोचिए बच्चे की हेल्थ सही रहेगी कि नहीं सही रहेगी फिर। तो योग चिकित्सा की पद्धति तो ऑलरेडी पहले से ही इसमें क्या किया गया है भाई, डाल दिया गया। आप लोग अगर जब कभी मैनेजमेंट बनाते हैं स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, किसी बच्चे के केस वर्क के लिए, तो उसके नीचे आप लिखते हैं कि भाई स्पीच थेरेपी चाहिए इसके लिए योगा चाहिए, इसके लिए फिजियोथेरेपी चाहिए, इसके लिए स्पेशल एजुकेटर चाहिए। आप लोग ऐसे लिखा भी होंगे अपने प्रैक्टिकल फाइल में भी, और नहीं भी लिखे तो मैं आपको बता दूं, जब कभी आप काम करेंगे तो इस तरीके से आप मैनेजमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी अब। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं आगे। और फिर कह रहा है कि यहाँ पर अतः इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अक्षम व्यक्तियों की देखभाल करना आदिकाल से ही भारतीय परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। अब कहने का मतलब ये रहा कि भारतीय परंपरा और संस्कृति के माध्यम, मतलब अगर मैं यहाँ से बताऊँ आप लोगों से, तो ये पहले से ही चली आ रही है कि उस व्यक्ति को क्या करना भाई, उसकी देखभाल करनी है, उसकी परंपरा का भी देखभाल करना। मतलब इस तरीके की जो क्रियाविधि थी प्राचीन इतिहास के साहित्य साक्ष्य के आधार पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से ही चली आ रही है, मतलब बहुत पुरानी से समय से चली आ रही है। तो एक बात तो आपको ये तय हो गया, जानकारी मिल गई कि जो अक्षम व्यक्तियों की देखभाल हुआ करता था या ट्रीटमेंट हुआ करता था वो पहले से हो रहा है। कोई आज नई की बात नहीं है कि आपने भाई 2000 मान लीजिए 10 से या 12 से या 1990 से ऐसी क्रियाविधि चल रही तो यहीं से स्टार्ट है, ऐसा कुछ नहीं, ये प्राचीन समय से हुआ चला आ रहा है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो इतनी जागरूकता के बावजूद भी प्राचीन काल में दिव्यांग की दशाएं जो है एक शोचनीय थी एक प्रकार से। वहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ प्राचीन समय में भी दिव्यांगों का जो कंडीशन था, जो स्थिति थी, जो दशाएं थी, वह एक प्रकार से सोचनी थी। सोचनी का मतलब ये था विचारणीय टाइप का था। ठीक है, उस पर विचार करने का था। लेकिन विचार किससे संबंधित था आपको बताता हूँ। लोगों में अंधविश्वास भी था, लोगों में अज्ञानता था, और जिसके कारण अगर मैं बात करूँ तो ये कल्याणकारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी। कारण यही था कि उनके अंदर जो था अंधविश्वास था और अज्ञानता था। अगर आपको बताऊं मैं, अगर आप चले जाइए आज भी गांव में, जब आप गांव में जाएंगे तो आपको पता है, जब आप केस हिस्ट्री लेंगे तो आप उससे एक कॉलम भरा होता है उसमें अदर करके, या आप उसमें लिखा होता है एम्बिशन करके कि भाई आप उसमें क्या आकांक्षाएं आपकी है उससे, और क्या आप चाहते हैं बच्चे से लेकर, ये एक कॉलम भरा होता है केस हिस्ट्री में, लिखा होता है कॉलम। तो जब पूछेंगे, ठीक है भाई, तो वहाँ पर उससे बड़ी इच्छाएं तो बहुत कुछ बताएंगे, है ना, बहुत कुछ। और जब आप उससे उसके विचार पूछेंगे कि ये दिव्यांगता का कारण जब पूछेंगे, तो वो सीधा सीधा बताते हैं कि भाई मेरे पिछले जन्मों का हो सकता है ये कर्म हो, या हो सकता है मैंने किसी का बिगाड़ा। इस तरीके का ट्रीटमेंट मिल जाता है हम लोगों को। अगर गांव में कभी केस हिस्ट्री अगर आप लोग करे होंगे, अगर मिला होगा तो ठीक है, नहीं मिला है तो मैं आपको बताता हूँ, अगर सर्वे वगैरह करना और ये पूछना रीज़न कि भाई ये रीज़न क्या है कि ये जो बच्चा आपका है इस तरीके से दिव्यांग है, कारण जरा मुझे बताइए, तो वो लोग ज़रूर यही चीज़ें बताएंगे जिनको जो है अभी भी मैं बता रहा हूँ वो अज्ञान है इन सारी चीज़ों से, अभी भी वो अंधविश्वास में पहले। और यही कारण था वो समय जो है प्राचीन समय में, जिस समय साहित्य साक्ष्य मिला करता था, धार्मिक साहित्य की बात किया करता था, तो उसमें ब्राह्मण साहित्य की जब बात हुआ करती थी तो उस समय से वो चीज़ें जो है चली आ रही हैं। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के समय से ही ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, और यही कारण रहा फिर कि कल्याण हो नहीं पाया, लोगों का कल्याण भी नहीं हो पाया। और उस समय लोग जो हैं दिव्यांग का एक अभिशाप माना करते थे और पूर्व जन्मों का पाप मानते। देखो यहाँ पे लिखा भी है नेक्स्ट लाइन में। अब देखिए, अगर आप उनसे आज भी मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें जो है मिलती हैं हम लोगों को, है ना। इसका परिणाम जो है इतिहास में विकृति, संतानों को मारने के वक्तव्य के रूप में जो है सामने आया था। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए, आप लोग बहुत ध्यान से सुनते चलिए मेरी बात को, अपने आप में हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, कथन को लेकर बनाया जा सकता है या फैक्ट को लेकर बनाया जा सकता है प्रश्न आप लोगों से। ठीक है, तो इसका आप खास कर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये लोग आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए जो है सांख्य दर्शन में, अब मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से सांख्य दर्शन में। ठीक है भाई, अब ये जो सांख्य दर्शन मिला है उसमें बौद्धिक अक्षमता का उल्लेख मिला है। किसमें मिला है बौद्धिक अक्षमता का उल्लेख? अगर आपसे प्रश्न मिल जाए कि डिसेबिलिटी के फील्ड में और बौद्धिक अक्षमता का उल्लेख किस में मिला है, कौन से दर्शन में मिला है, ठीक है भाई, तो समाज कार्य का दर्शन है, समाजशास्त्र का दर्शन है, मनोविज्ञान का दर्शन है, बहुत सारे दर्शन है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी दर्शन देखने को हमें मिलते भी हैं। ठीक है, लेकिन मैं एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मिलेगा। तो सांख्य दर्शन में ही बौद्धिक अक्षमता का उल्लेख मिला है। और उस समय प्राचीन काल की मैं बात कर रहा हूँ, प्राचीन भारत इतिहास की ही बारे में जिक्र कर रहा हूँ आप सभी लोगों से। तो उस समय जो है वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु जो है इसका निर्माण हुआ करता था। वेदांग में अगर मैं बात करूं, वेदांग के अगर अर्थों को समझाऊं मैं आप लोगों को, तो उसमें शिक्षा को जो बताया गया था कि वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु उसका निर्माण हुआ करता था उस समय। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो बौद्धिक अक्षमता में जो उल्लेख की बात किया गया वो सांख्य दर्शन में किया गया। और प्राचीन काल में दिव्यांगता का जो उल्लेख हुआ वो ईसा पूर्व शताब्दी में ही जो है इसका मिलता है। और 5000 ईसा पूर्व की बात अगर मैं करूँ, तो उस समय जो है रामायण काल जो है मंद बुद्धिता का उल्लेख मिला है। किसका? रानी कैकेयी की दासी थी मंथरा। तो याद रखिएगा, आप लोगों से यहाँ पर भी एक प्रश्न बनाया जाता है, DSSB में महाभारत और रामायण से प्रश्न पूछा जाता है। मैं आप लोगों को बता दूँ तो रामायण काल में अगर आपको जानकारी रखनी है तो सबसे पहले की बात रामायण काल की बात मैं कर रहा हूँ, और वो 5000 ईसा पूर्व में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल एक प्रकार से बौद्धिक अक्षमता की बात कर रहा हूँ, वो रानी कैकेयी की दासी हैं। और वो थी कौन? मंथरा थी। उनको क्या किया गया था? घोषित किया गया था कि ये एक प्रकार की मंद बुद्धि है। ठीक है, तो आपको तो ये पता भी रहा होगा पहले से भी, चलो अच्छी बात है। आगे अगर मैं बात करता हूँ, फिर चौथी शताब्दी आती है। चौथी शताब्दी में बात किया जाए तो मौर्य काल का, और मौर्य काल में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया। अब देखिए, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये अर्थशास्त्र के जनक कौन है? कौटिल्य हैं। और कौटिल्य का नाम कहाँ पर आएगा? तुरंत आप समझ जाना कि मौर्य काल में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे। ठीक है भाई, तो आपको तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि मौर्य काल की ही बात हो रही है। तो उसका जो उल्लेख हुआ था, राजा कौटिल्य ने दिव्यांगों हेतु अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया था और कहा था कि इनकी रक्षा के लिए विशेष कानून भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कई दिव्यांगों को, विशेषकर मुकबधिरों को, अपने विशेष गुप्तचर के रूप में रखा था। देखिए भाई, बात समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आवाज़ मेरी जा रही क्लियर कि नहीं, बताइए जरा एक बार। जी सर, आवाज समझ में भी आ रही सर। चलो, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अब चंद्रगुप्त का मौर्य का जो समय था वो चौथी शताब्दी था। अब आपसे ये नहीं प्रश्न बनेगा कि चंद्रगुप्त का जो समय था, जो अर्थशास्त्र में जो जिक्र किया, वो बताइए वर्ष कौन सा है। ऐसा नहीं आएगा। प्रश्न ये आएगा, आपसे पूछेगा कि बताइए चंद्रगुप्त, या आपसे कहेगा कि मौर्य काल में राजा कौटिल्य ने किस दिव्यांगता पर विशेषकर उसने अपना गुप्तचर बनाया था। तो ऑप्शन में आपको कई टाइप के, मतलब इस तरीके से बनाया जाने की संभावना बन सकती है। तो विशेषकर अगर बताया जाए तो इन्होंने अपना गुप्तचर बनाया था। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, चौथी शताब्दी में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसने देखिए अपने अर्थशास्त्र में ये भी लिखा था उन्होंने कि जो भी अगर मान लीजिए ऐसे बच्चों के साथ असामाजिक शब्दों का प्रयोग करेगा, उस पे उसको क्या किया जाएगा भाई? दंडित किया जाएगा। ऐसी भी बातें जो जिक्र किया था किसने? कौटिल्य ने। उसकी बुक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र नाम था। ठीक है, कौटिल्य का ही नाम क्या है? विष्णुगुप्त। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। लगभग 1000 ईसा पूर्व के समय गर्भ और भ्रूण शास्त्र ग्रंथ और उपनिषद में दोषपूर्ण संतानों के जन्म लेने के कारण माता पिता को चिंतायुक्त होना कहा जाए। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कुछ
शास्त्र ग्रंथ और उपनिषद के बारे में। और अगर मैं उपनिषदों के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो उपनिषद के बारे में तो आपको पता होना चाहिए भली भांति तरीके से। बताइए जरा, उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों से संबंधित है कि बताइए उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? ये आप सबके लिए समझ लीजिए कि एक हिस्ट्री भी यहाँ पे कवर हो रही है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं थोड़ा सा, है ना। तो उपनिषद की अगर मैं बात करूँ प्राचीन इतिहास की, तो वह जो है एक प्रकार से वेदों के संबंधित है, वेद से रिलेटेड है, जिसकी संख्या थी 108, 108 थी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो आप देखते हैं सत्यमेव जयते, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए ये किस उपनिषद में बात कही गई है सत्यमेव जयते के बारे में। तो ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है, ध्यान रखा करें आप लोग। तो ये वही उपनिषद के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद में कहा गया है। सत्यमेव जयते किस में कहा गया है? मुंडकोप निषद में कहा गया है। लिख लीजिए कॉपी पर, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसी निषद में, उसी उपनिषद में, और जो गर्भ एवं भ्रूण शास्त्र की जो ग्रंथ हुआ करती थी पहले, उन ग्रंथ में, मतलब ये ग्रंथ अभी भी है, ऐसी बात नहीं कि ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ अभी भी है। ये गर्भ एवं भ्रूण शास्त्र ग्रंथ है। इसमें कहा गया है कि जो बच्चे जिस माता पिता के पास दिव्यांग बच्चे हुआ करते थे, वो माता पिता चिंता युक्त हुआ करते थे उस समय में। अच्छा, आपको मैं बता दूं, तो क्या अगर वो उस समय में उपनिषद समय में ऐसा हुआ करते थे तो क्या आज सुधार आया है? बताइए। मैं आपको बताता हूँ, ये रियल चीज़ों को आपको बताता हूँ। 25% तो भाई जाहिर सी बात है। बोलिए, कुछ कह रहे थे आप लोग क्या? सर पहले की अपेक्षा काफी सुधार आया है सर। हाँ, और भी सुधार होने की जरूरत है सर। हाँ, काफ़ी सुधार तो आया है, लेकिन जो लोग जागरूक हैं, जो लोग अगर देखा जाए ना तो अभी ऑटिस्टिक वाले जो बच्चे हैं उनका कारण भी कहीं ना कहीं इन्हें ही बताया जाता है। वो कहीं ना कहीं चिंता से ग्रसित रहते हैं तो उनके बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं। देखिए, ये तो कारण तो है ही है, दिव्यांगता का कारण तो है ही है कि भाई अगर आप तनाव में है, टेंशन में हो तो अलग की बात है। मैं ये प्रश्न नहीं कर रहा था आपसे। मेरा प्रश्न ये था उस समय कि भाई अगर जब उस समय उपनिषद में ये बात कही गई थी, उपनिषदों में, तो उपनिषद में ये बातें बताई गई कि जिन माता पिता के जो है बच्चे दिव्यांग हुआ करते थे और उनके माता पिता बड़े चिंतायुक्त हुआ करते, और ये चिंतायुक्त कहा गया उनको। मैं बता देता हूँ आपको कि आज भी ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर जागरूकता आ गई है, वो तो समझ गया है भाई, है ना। वो अपना बच्चों को ट्रीटमेंट करवा रहा है, ट्रेनिंग दिलवा रहा है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो आजकल कुछ दिल्ली में ऐसे भी विद्यालय हैं, उन्होंने अपने बच्चे के नाम से ही क्या कर लिया है, एक विद्यालय ओपन कर लिया है, स्कूल वगैरह भी ओपन कर लिया है। मैंने दो चार लोगों को देखा है इस तरीके से, ठीक है। तो मैं अगर आपको बता दूं यहाँ पर, ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं, कि वो तो एक तो जागरूक हो गए और प्लस में अपने बच्चों के साथ साथ और भी लोगों को, जो और भी बच्चे हैं, उन बच्चों को कलेक्ट कर रहे हैं, एक प्रकार से उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं और फिर उनके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग कर रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है हम सब के लिए, है कि नहीं। तो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है अभी, लेकिन अभी ये समाप्त पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो एक प्रकार से मैं कहूँ आज भी कुछ माता पिता के पास चिंतायुक्त जो है क्रियाविधि आज भी शामिल है। लेकिन ध्यान रखिए, प्रश्न पूछेगा आपसे ये कि माता पिता जो चिंतायुक्त हुआ करते हैं वो किस ग्रंथ में मिला है या किस निषद में मिला है, या कहाँ पर ये जिक्र किया गया? क्या प्राचीन काल में बात की गई थी? क्या आपको वेदों में बात की गई है? क्या आपको स्मृति में बात की गई है? क्या रामायण में बात की गई है? क्या महाभारत के समय में बात की गई है? कि उपनिषद में बात की गई है? तो ध्यान रखिएगा, उपनिषद आपका करेक्ट हो जाएगा और ग्रंथ आपका जो है गर्भ एवं भ्रूण वाला सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पर देखिए 500, अब देखिए जरा 500 की मैं बात कर रहा हूँ ईसा पूर्व में, वह एक उपनिषद की पहली भी कहा गया था, ठीक है। अब 500 ईसा पूर्व में एक उपनिषद की पहली भी कहा गया था,
कि भाई असामान्य व्यवहार के विभिन्न कारणों, विभिन्न प्रकार के अंतर खोजना हमेशा से कठिन रहा है, किंतु सरलता से मंदबुद्धिता की पहचान करने वाला एक बाल मस्तिष्क उपलब्ध है। अब ये बात आपको मैं समझाता हूँ, समझिए। पहली बात तो ये समझना है आपको कि 500 ईसा पूर्व में एक उपनिषद की पहली में ये बात कही गई कि असामान्य व्यवहार के जो विभिन्न प्रकार के अंतर हैं वो चीज़ें खोजी गई कि भाई जो बच्चा है ये असामान्य व्यवहार कर क्यों रहा है, ये खोजा गया था उपनिषद में। कि उसकी समस्याओं का समाधान अगर आपको करना है तो पहले कारण को जानना पड़ेगा, पहले तथ्यों को जानना पड़ेगा। ये खोज हुई उपनिषदों से। और ठीक उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मंदबुद्धिता की पहचान करने वाला एक मस्तिष्क उपलब्ध हो। मतलब एक प्रकार से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सरलता से जो दिव्यांग व्यक्ति थे या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे थे उनकी पहचान करने के लिए एक बाल मस्तिष्क उपलब्ध है। और बाल मस्तिष्क का मतलब छोटे बच्चों के दिमाग से, वहां से हमें रिसर्च करना पड़ेगा, वहां से हमें जानना पड़ेगा। इस तरीके की क्रिया विधि जो है उपनिषद में हुआ करती है। और इसी काल में ही 500 ही की ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, उपनिषद में ही बात कर रहा हूं, जिसमें हमें एक महान पुरुष का नाम मिलता है। आप लोग जानते भी होंगे, महात्मा अष्टावक्र शारीरिक विकलांग या दिव्यांग। तो किसी किसी बुक में सर मल्टीपल दिव्यांगता भी कहा लिखा गया सर। हाँ, मल्टीपल डिसेबिलिटी तो है ही है इनके अंदर। अष्टावक्र का मतलब आप जानते हैं, अष्टावक्र का मतलब होता है 8। अष्टा मतलब 8 टाइप की विकलांगता। तो अगर प्रश्न बने कि भाई 8 प्रकार की शारीरिक दिव्यांगता किसके अंदर, मतलब अष्टावक्र। यहाँ अष्टावक्र तो नाम है सर, अष्टावक्र नाम है, एक महान क्या बोलते क्या थे सर ये? नहीं, अष्टावक्र शारीरिक दिव्यांग थे। अष्टावक्र नाम है सर, किसी व्यक्ति का नाम है। हाँ, महान थे, बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध जैसे थे, ज्ञानी ही थे। हाँ सही कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। अष्टावक्र अगर इसका संधि विच्छेद करें आप तो आपको एक अष्टा से आपको मिलेगा 8 वक्र। ये नाम तो है ही है, ये नाम तो है ही है। ये नाम है, इनके नाम की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर कितनी टाइप की डिसेबिलिटी थी, तो 8 टाइप की डिसेबिलिटी। अब आप कहते हैं भाई कि हमने तो पढ़ा 2 ही या 3 टाइप की, मल्टीपल डिसेबिलिटी में आती है ना। आप अगर गूगल करना आपको मिलेगा अष्टावक्र के बारे में, देख लेना कि इसके अंदर कौन कौन सी डिसेबिलिटी, ये नहीं पूछेगा कौन कौन सी है, लेकिन सारी टाइप के इनको मोनोप्लेजिया, होमोप्लेजिया और बहुत सारी इस टाइप की विकृति थी इनके अंदर। ये सारे दिव्यांग भी थे भाई, जब 8 प्रकार की डिसेबिलिटी है। और इनका नाम एग्जाम में आता भी है, महात्मा अष्टावक्र शारीरिक दिव्यांग। आप समझ रहे हैं? बोलिए अष्टावक्र। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें आगे अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे सुदामा भी शारीरिक दिव्यांग थे। इसी काल में ही आप देख रहे हैं राजा धृतराष्ट्र का नाम। धृतराष्ट्र को जानते हो आप लोग? जी सर। बताइए कौन थे ये धृतराष्ट्र, कौन थे? ये जो सर आपका जो 5 पांडव के जो चाचा थे सर। 5 पांडव के चाचा, हाँ ठीक है। इनके पास 100 पुत्र थे सर। हाँ 100 यानी हाँ कौरव थे, ठीक है। कौरव पांडव सारे युद्ध में मारे गए थे। इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था, वो आंख पे पट्टी बांध रहे थे, नाम है गांधारी। गांधारी, हाँ पत्नी का नाम गांधारी। इनकी एक इनकी पहली ये भी देखो, ध्यान एग्जाम में रखना, आप लोग याद रखना। ये भी तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि इनकी जो पहली पत्नी थी, अगर मैं बात करूं,
उनका नाम था अंबिका। ठीक है, एक ही तो तीसरा ये गंधारी की मूवी। नहीं नहीं नहीं, ये अंबिका के पुत्र थे, धृतराष्ट्र अंबिका के पुत्र थे, अंबिका के पुत्र थे। हाँ, हाँ, लेकिन पत्नी एक ही थी सर। पत्नी एक ही थी, शाबाश, हाँ पत्नी एक ही थी। उनके पत्नी का जो नाम था वो क्या नाम, गंधारी था, यही नाम था ना, गंधारी नाम था। जी और 100 पुत्र, यानी कौरव कह रहे हैं इनके 100 पुत्र थे, है ना। जी उसमें दुर्योधन दुशासन सबसे फेमस में रहे, है ना, आप लोगों ने सुना भी होगा इनके बारे में, है ना, महाभारत में। तो ये ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम, पत्नी के नाम हो भाई, क्योंकि वो भी एक प्रकार से थी तो नहीं वो जन्मजात, बट वो एक प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर मेरे पति हैं तो भाई मैं भी रहूंगी, इस टाइप से, इसलिए उन्होंने पट्टी, काली पट्टी बांधा था, बट वो थी नहीं ऐसी। मेरे पति देखते तो मैं भी नहीं देखूंगी। हाँ, तो वो शारीरिक मतलब जो विजुअल था उनके अंदर, वो जन्मजात नहीं था। ये भी अगर मान लो प्रश्न बनेगा कि जन्मजात किसमें नहीं था या है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसे भी थोड़ा सा। लगभग इसी समय ग्रीक में एक चिकित्सक हुआ करते थे, और चिकित्सक का नाम आप जानते होंगे, होमोक्रेटस, ओके, होपोक्रेटस। और होपोक्रेटस का ये कार्यकाल नहीं पूछाएगा आपसे, आप इसे ध्यान ना रखें। आप ध्यान ये रखें कि जो चिकित्सक हिप्पोक्रेटस हैं, इन्होंने किया क्या था। ये एक प्रकार से अपना विचार व्यक्त करते हुए बताया कि शारीरिक रोगों के समान मानसिक रोग के कुछ स्वाभाविक कारणों से उत्पन्न होते हैं। इन्होंने ये बताया, ये चिकित्सक थे, और इन्होंने ये बात बताई कि जो शारीरिक रोगों के समान मानसिक रोग भी है, जो शारीरिक बीमारी होती है ठीक उसी प्रकार से मानसिक बीमारी भी होती है, और कुछ स्वाभाविक कारणों से उत्पन्न होता है ये बीमारी। और कहा इन्होंने कि शारीरिक रोगों के समान मानसिक रोगों के लिए एक मानवीय देखभाल की आवश्यकता पर बल दिया इन्होंने। मतलब एक प्रकार से इन्होंने मानव की आवश्यकताओं पर बल दिया, पहला काम हिप्पोक्रेटस का। दूसरा काम, ये जो पहले चिकित्सक के रूप में आए हैं आपके सामने, इन्होंने कहा कि जो जिस तरीके से शारीरिक बीमारी होती है ठीक उसी प्रकार से मानसिक बीमारी भी होती है। कुछ ऐसे कारण होते हैं, या वातावरणीय कारक होते हैं, या आंतरिक कारक होते हैं, जो अपनी भूमिका निभा देते हैं इसमें। तो इनकी कारण के बारे में इस तरीके में कौन कौन से कारण होते हैं, इससे तो आप हम लोग सोच सकते हैं कि ये कारण होते ही हैं। तो ये कारण जो है वहाँ पर इन्वॉल्व कर लिए थे हिप्पोक्रेटस ने। ठीक है, तो मानसिक रोग जो है ठीक उसी के मतलब ठीक शारीरिक रोग की तरह ही होता है। इस तरीके की क्रियाविधि को लेकर किस चिकित्सक ने मानसिक रोगों पर, मानवीय आवश्यकताओं पर, या उसकी देखभाल पर क्या किया, बल दिया था। तो आप तुरंत उसका नाम बता देना, हिप्पोक्रेटस का नाम, हिप्पोक्रेटस का नाम। आगे अगर हम बात करें, इर्थना चिरु पल्लुकल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चिरु पल्लुकुर, ठीक है, पल्लुकुर। आप इसको ध्यान रखिएगा कि इर्थना का नाम ऑप्शन में ज़रूर मिल सकता है आप लोगों से, और आपको अय्यावार का नाम मिल सकता है। इसके संगम साहित्य में 200 ईसा पूर्व में, अब ये वर्ष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप नाम ध्यान रखें, इसने बात कही क्या है इसके बारे में ध्यान रखें। हिप्पोक्रेटस के बारे में पता हो चुका आपको। अगर मैं बात करूं आपको, तो चिरु पल्लुकुर के बारे में प्लस और अय्यावार के बारे में बात करूं, तो इसने कहा था कि मंद बुद्धि व्यक्तियों को स्पष्ट उल्लेख मिला है। मतलब मंद बुद्धि व्यक्तियों को स्पष्ट उल्लेख करने वाला व्यक्ति, स्पष्ट उल्लेख कर देने वाला व्यक्ति का नाम बताइए, या वो कौन सा ऐसा साहित्य है उसका नाम बताइए। या पूछ लेता है आपसे कि अय्यावार का जो है वो साहित्य का नाम, तो अय्यावार के संगम साहित्य में बात की गई। कौन से साहित्य में? संगम साहित्य। मान लीजिए प्रश्न पूछ ले आपसे कि इसकी पुस्तक का नाम बता दो, तो भी आप इसी को लगा देना, संगम साहित्य में। यदि आपसे पूछे संगम साहित्य किसके द्वारा दिया गया है, तो भी आप इन दोनों का नाम लगा देना। और अगर आपसे पूछे कि मंद बुद्धि बच्चों का जो स्पष्ट करने का जो विचार आया है किस साहित्य में आया है, तो भी आप लगा देना संगम साहित्य में, तो भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, मंद बुद्धिता का उल्लेख 185 से लेकर 65, सॉरी 185 से लेकर 61 के ईसा पूर्व में मिला। और यहाँ पर देखिए, गौड़ पताका को पढ़ाने के लिए महर्षि पतंजलि के योग जो है उपचार की विधि का उपयोग किया गया। अब देखिए जरा यहाँ पर, गौड़ पतांगा
को पढ़ाने के लिए, आपको पता है गौड़ पतांगा क्या है? बताइए। गौड़ पतांगा नहीं पता? जी नहीं सर। अच्छा, देखो ये जो गौड़ पतांगा लिखा हुआ है, इसे पढ़ाने के लिए मतलब एक प्रकार से इसमें वो चीज़ें दी गई थी जैसे जड़ी बूटी हो सकता है, क्योंकि ये पतंजलि के योग से संबंधित था। ठीक है, उनको क्या करना था? उपचार करना था। तो आयुर्वेद से संबंधित था, योग से संबंधित था। ठीक है, कुछ पॉजिटिव वातावरण के बारे में बात, मतलब वातावरण को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, इस तरीके की बातें की गई थी गौड़ पतांगा को। और इसी पढ़ाने के लिए महर्षि पतंजलि के योग से हैं। तो पतंजलि के योग में ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और फिर उसके बाद जब चीज़ें इसको डाल दिए इसमें योग में, तो उपचार की ये विधि थी, एक प्रकार की ये थी क्या, ये एक प्रकार की उपचार की विधि था। और ये उपचार की विधि का जो प्रयोग किया गया महर्षि पतंजलि के द्वारा, वो था गौड़ पतांगा। महान चिकित्सक चरक ने भी मंद बुद्धिता के विभिन्न कारणों का, महान चिकित्सक ये भी थे। चिकित्सक आप देख रहे हैं, हिप्पोक्रेटस का नाम भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर अय्यावार और तिरुपल्लुकर का नाम देख रहे हैं। और आपका अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक चरक एक चिकित्सक है। ये जो हिप्पोक्रेटस थे, हिप्पोक्रेटस ने मानसिक रोग और ठीक बताया कि उसी प्रकार से जिस तरीके शारीरिक रोग होते हैं। और तिरुपल्लुकर और अय्यार ने जो बताया था वो संगम साहित्य के बारे में बताया था, जहां पर मंद बुद्धि व्यक्तियों को स्पष्ट कर दिया गया कि ये दिव्यांग व्यक्ति, मंद बुद्धि दिव्यांग व्यक्ति है। यहाँ पर संगम साहित्य में गौड़ पतांगा में उपचार की बात कर दी महर्षि पतंजलि के योग के। और ये जो चरक का नाम आप देख रहे हैं, ये मंदबुद्धिता के विभिन्न कारणों को बताया और कहा कि विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण करके इसने काल के आधार पर डिवाइड कर दिया था। तो चरक का नाम यहाँ पर इस तरीके से देखना कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थे उसके जो कारण थे, जैसे जन्म से पहले क्या है और जन्म के समय क्या है, जन्म के बाद क्या है। ठीक है भाई, इस तरीके की क्रियाविधि भी क्या कर दिया, मंदबुद्धिता के जो कारण थे और उसके विभिन्न प्रकारों को क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया था। ये किया किसने है? चरक ने किया। जो आज आप पढ़ते हैं कि भाई जन्म से पहले कौन कौन से कारण है, जन्म के समय कौन कौन से कारण हो सकते हैं, है ना, वही कारण जो है किसकी देन है? एक प्रकार की महान चिकित्सक चरक की देन है, जो मंदबुद्धिता का कारण बताया इसने। ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूं तो प्राचीन हिंदू साहित्य और बौद्ध ग्रंथ में जड़ बुद्धिता को अन्य दोषों के समान ही पूर्व जन्मों के पापों का फल कहा गया। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा इस तरीके से सुलभ करा रहा हूं आप लोगों से कि मैं एक एक शब्द समझा रहा हूँ, एक एक बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। कारण ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आने वाले तय हैं। अभी और आगे आप जा रहे हैं, अभी और चीज़ें फैक्ट मिलने वाला है आप लोगों को, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो ये क्लासेज जो चलेगी कब से कब, आज तो समाप्त नहीं हो पाएगी, 2-3 दिन लग जाएंगे इसमें समाप्त होने में, है ना, हिस्ट्री को। आगे अगर हम बात करें तो प्राचीन हिंदू साहित्य और बौद्ध ग्रंथों में जो है जड़ बुद्धिता को अन्य दोषों के समान ही पूर्व जन्मों का पापों का फल कहा गया। अच्छा जरा मुझे बताइए आप लोग, अभी आप लोगों ने एक चीज़ भी पढ़ा है और देखा भी है प्राचीन काल में कि भाई आपको प्राग ऐतिहासिक काल था तो उसमें क्या देखा था, दोषपूर्ण के रूप में जन्म लेने वाले बच्चों को जो है शैशवावस्था में मार दिया जाता था, जन्म के समय ही मार दिया जाता था। ये बात तो ठीक है कि नहीं। और फिर आपने ये भी देखा कि जो असामान्य मानसिक अवस्था वाले व्यक्ति थे उसको हम लोग बोल देते थे पिचास अधिपत्य बोल दिया करते थे, उन्हें जादू टोना वगैरह से ठीक करते थे, शोरगुल झाड़ फूक और खोपड़ी में छेद करने से संबंधित था वो चीज़ें। तो ज़रा आप मुझे बताइए, तो जब ये चीज़ें थी तो प्राचीन समय की ही तो बात मैं कर रहा हूँ फिर, और कह रहा हूँ कि हिंदू संस्कृति बौद्ध ग्रंथ में भी जड़ बुद्धिता को, जो जड़ बुद्धिता का मतलब हो जाएगा एक प्रकार से यहाँ पर मंद बुद्धिता का या दिव्यांगता को अन्य दोषों के समान ही पूर्व जन्मों का पाप भी कहा गया, या पाप का मतलब एक प्रकार से पापों का फल है। तो मैंने अभी बोला भी था कि आज के समय में बहुत लोग ये चीज़ें मानते भी है ना, गांव में, एरिया में जो लोग जागरूक हैं वो नहीं मानते, बाकी जो जागरूक नहीं है उनको तो पता ही नहीं है, तो वो लोग मानते हैं आज भी, है ना। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, बताइए जरा।
जी सर। क्लियर हो रहा है ना? कहीं ऐसा नहीं भाई बोर वगैरह हो रहा हो इस तरीके नो कोई। नो नो सर। हाँ देखिए थोड़ा सा, हाँ ये आपको ऐसे ही पढ़ना है। अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे तभी ये पढ़ पाएंगे अच्छे से, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे ऐसे सवालों को करने के लिए। ठीक है भाई, तो इसको समझना जरूरी है। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई हाँ ये चीज़ें होती हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं मनु संहिता के बारे में। अच्छा, मनु संहिता का नाम सुना है आप लोगों ने? मनु संहिता क्या होता है? नाम सुने सर, चरक संहिता, मनु संहिता सुने, लेकिन क्या होता है सर नहीं पता सर। देखो मनुष्य एक प्रकार से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो संहिता है, ये एक प्रकार से आप रिप्रेजेंट करिए, सोचिए थोड़ा सा मनुस्मृति के बारे में। तो मनुस्मृति, अच्छा एक चीज देखो, प्रमाणिक है। मनुस्मृति एक प्राचीन प्रामाणिक है। एक ये पता है क्या, एक प्रकार प्रमाण, जिसके हम नहीं बोलते थे भाई वेद से हमें ये चीजें मिली, हमें उपनिषद में ये मिला, आरोग्य में ये मिला। और एक आरण्यक होता है, आरण्यक होता है। आरण्यक जो होता है ना, वो ब्राह्मण ग्रंथ में वो ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट के रूप में उसको देखा जाता है। फिर पुराण मिल जाता है, पुराणों की संख्या 18 है। फिर सबसे प्राचीन पुराण अगर पूछे आपसे तो मत्स्य पुराण होता है, सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है, इसे आप ध्यान रखिएगा, मत्स्य पुराण। और पुराणों में वर्तमान में बात की जाए तो ईसा का जो 3री शताब्दी है, 3री-4थी शताब्दी वहीं से लिया गया है ना। मनुस्मृति की जो बात हो तो आप इसको मानना कि यह एक प्राचीन है और प्रमाणिक है। ठीक है, रामायण महाभारत जो भी एक ये दो जो है बहुत ही महान जो है एक प्रकार से महाकाव्य हैं, इसका भी आप लोग ध्यान रखिए। और रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है, ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। और महाभारत उसका भगवत गीता की वेद व्यास। अच्छा चलिए एक बात और हम आगे करते हैं कि अच्छा चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि मनु संहिता में भी इनके होने का कारण जो है पूर्व अपराध। अच्छा देखो, अब मनु संहिता में भी मिला ये बात। देखो अभी तक बात हमें क्लियर नहीं हो पा रही है। प्राचीन काल में हम जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ वहाँ हमें मिल रहा है पूर्व जन्मों का पाप मिल रहा है। और आप अभी अभी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप लोगों को ये बातें भी समझ में आ भी रही होगी शायद, है कि नहीं, कि हमें कहाँ कहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें जो है मिल रही है कि नहीं। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा, बताइए। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो मनु संहिता में होने वाले या इनके होने का कारण पूर्व अपराध पापों का अवशिष्ट होने का कारण गुरुजनों के द्वारा घृणा की दृष्टि से भी देखे जाने वाले जड़ बुद्धि, मुख बधिर, दृष्टिहीन, विकृति और दिव्यांग व्यक्तियों का जन्म कहा गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मनु संहिता में भी होने वाले जो कारण थे पूर्व अपराध माना गया, पापों का अवशिष्ट का कारण माना गया, गुरुजनों के द्वारा जो है घृणा की दृष्टि से देखा गया उन्हें। जड़ बुद्धि व्यक्ति हो या मुख बधिर व्यक्ति हो या दृष्टिहीन व्यक्ति हो या किसी दिव्यांगता से या किसी प्रकार की उसके अंदर अक्षमता हो, तो इन व्यक्तियों को क्या कहा गया कि विकलांग व्यक्तियों का जन्म जो हुआ वह एक प्रकार से क्या माना गया था, पूर्व जन्मों का पाप माना गया था। तो ये भी ठीक उसी प्रकार से माना गया था। और ये भी क्या होते थे भाई, गुरुजनों के द्वारा घृणा की दृष्टि से देखे जाने वाले थे ये सारे व्यक्ति। जो अध्यापक हुआ करते थे वो खुद ऐसा काम करते थे, पता ही उस समय के अध्यापक थे। तो उस समय के ये ऐसे अध्यापक थे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना रखिए, कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा आगे, ठीक है ना। थोड़ा लंबा हो गया मुझे लग रहा है आज की क्लास, है ना, ज़्यादा डीप में चला गया एक एक लाइन पढ़ने की।